ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा, तो मेरी आप लोगों से एक ही विनती है, एक ही विनती आपसे करूंगा कि उस दिन मंत्री जी को मैं फिर इनवाइट करूंगा, मंत्री जी 100% आएंगे, मैं भी होऊंगा, लेकिन आपसे एक चीज चाहूंगा कि उस दिन आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद भी हमारे बीच में हो, ये आपसे चाहता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मंत्री जी को, क्योंकि उनको सुनने के लिए आप सब लोग आए हैं। समय की उनके पास कमी है, बहुत कई जगह अभी और कार्य। शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन हमारे क्षेत्र के विधायक करतार सिंह तंवर जी, बाकी नेतागण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे समाज के बुजुर्ग माताओं बहनों और साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। सबसे पहले तो ये जो समाज को 60 लाख रुपए से अधिक के द्वारा जो चौपाल लगभग 116 मीटर में हम लोग बना रहे, इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो मंच पे कहा कि ऊपर हलवाई के लिए एक रूम और टॉयलेट बाथरूम बनवा देना, मैं करतार सिंह जी से कहूंगा कि पूरा फ्लोर ही बनवा देना, और ये पूरा फ्लोर बनेगा तो चौपाल तो बन जाएगी। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि चौपाल बन रही है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चौपाल बनने के बाद करोगे क्या। वेल डन। क्या चौपाल में केवल छोटे मोटे प्रोग्राम करोगे? पढ़ाई करेंगे सर, पढ़ाई। या उसके साथ साथ हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कैसे करके आगे बढ़े, क्योंकि नौकरियां अब है नहीं। सरकारों ने, जो केंद्र के अंदर सरकार है, उसने ज्यादातर सरकारी कंपनियों को बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया है। तो जो रिजर्वेशन है वो अब एक धोखा बन गया है। यहां तक कि सफाई कर्मचारी तक की नौकरी और चपरासी तक की नौकरी वो ठेके पे है। तो जो लोग नौकरियों में आ जाते थे, उससे कहीं ना कहीं समाज में थोड़ी तरक्की हो रही थी। नौकरियों के अवसर बंद हो रहे हैं, एक साजिश के तहत न केवल बंद हो रहे हैं, बल्कि सच कहूं तो नौकरियों के अवसर छीने जा रहे हैं। 3500 साल तक तो धर्मशास्त्रों के आधार पर, धर्मशास्त्रों में लिखकर देश के अंदर जो शूद्र हैं, मैं आज आपको क्लियर कर दूं शूद्र कौन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं SC ST के लोग शूद्र हैं। देश के अंदर यादव, कुर्मी, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, गुर्जर, जाट, ये सब शूद्र हैं। और धर्मशास्त्रों में लिखकर इन सारी जातियों को 3500 साल तक पढ़ाई लिखाई से दूर रखा। आज अगर मैं आप सबसे बात करूं, सबसे सवाल पूछूं, हिमानी जी आपसे भी सवाल करूं, करतार जी आपसे भी सवाल करूं, आप लोग पुराने नेता हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में आप चाहे जाट ले लो, गुर्जर ले लो, यादव ले लो, सैनी ले लो, कुशवाहा ले लो, मल्ला ले लो, क्या किसी भी जाति में से एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज है? नहीं है। आपके कितने कलेक्टर हैं? कितने बड़े साइंटिस्ट हैं? प्रोफेसर भी नहीं है सर। कितने प्रोफेसर हैं? कितने हाई कोर्ट में जजेज हैं?
जो देश की नीतियों का निर्धारण करते हैं, क्या उसके अंदर आपका प्रतिनिधित्व है? थोड़े मुट्ठी भर लोगों के पास जमीन थी, जमीन एक्वायर हुई, तो दिल्ली में केवल दिल्ली के आसपास लोगों की लैंड एक्वायर होगी तो थोड़ा पैसा मुआवजा मिल गया, तो जमीन पे पैर ही नहीं है। सोचते हैं पता नहीं हम कहां कितने अमीर हो गए। भाई ज्यादा दूर नहीं है, लोहिया वहां चुनाव प्रचार में थे उत्तराखंड में, आपने देखा गंगा नदी के किनारे पे हरिद्वार के अंदर वन गुजर जहां रहते हैं, वही भैंसे रखते हैं अपनी, केवल झोपड़ा है ऊपर, नीचे कुछ भी नहीं है, झोपड़ा है केवल। राजस्थान में चले जाओ सर। क्या आप केवल चंद लोग जो करोड़पति बन गए मुआवजे मिलने की वजह से, किराए की वजह से, क्या उनसे पूरे समाज को आंक लोगे कि पूरा समाज अमीर हो गया? इस सच को जानोगे या नहीं जानोगे? जानना पड़ेगा सर। ना आप सच को जानते हो ना सच को मानते हो। दुनिया तरक्की कर रही है, देश तरक्की कर रहा है, क्या देश की तरक्की में आप सबको हिस्सा मिला? नहीं मिला। कितने प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके समाज के जरा गिनती गिन के बता दो, किसी को पता हो तो। सुनिए सुनिए, जब हम सर्वे करते हैं देश के अंदर जितने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अंदर जजेज हैं, जितने देश में प्रोफेसर हैं, जितने सीनियर डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। पता है आपको 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल देश में अच्छे थे, पहले प्राइवेट स्कूल तो नहीं होते थे, फिर ये प्राइवेट स्कूल क्यों खुले? ये प्राइवेट स्कूल इसलिए खुले जो दलित और पिछड़े वर्ग के, आदिवासी वर्ग के लोग सरकारी स्कूलों से पढ़ के धीरे धीरे मेहनत करके जो रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई, उसकी वजह से जज, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे। तो कुछ लोगों ने सोचा कि अगर ये दलितों के, पिछड़ों के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बनेंगे तो फिर हमारे बच्चों के सामने कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। एक साजिश के तहत जानबूझकर सरकारी स्कूलों को कमजोर करना अब से 40 साल पहले शुरू किया और एक एक करके प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खुलते चले गए। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल मध्यम दर्जे के हैं, उसके अंदर भी एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, अगर ये सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल के अंदर एक बच्चे के ऊपर 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं सर। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के केवल पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया मिनिमम चाहिए हर परिवार को। क्या देश के अंदर 90 से 95% लोग ऐसे नहीं है जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ने तो भी 15-20 हजार रुपया मुश्किल से बनती है? क्या उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाएंगे? तो वो तो सरकारी में ही जाएंगे ना। और सरकारी स्कूलों को जानबूझकर एक साजिश के तहत अब से 40 साल पहले कमजोर करना शुरू किया, टीचरों की भर्ती कम कर दी, प्राइवेट स्कूल खोलना शुरू किया। और देश के हालात यह है कि पिछले 15 से 20 सालों के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख के बीच सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्या देश में जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन और स्कूल खुलने की बजाय प्राइवेट स्कूल लगातार खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज लगातार खुल रहे हैं और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। ये साजिश नहीं है क्या? क्योंकि सरकारी में तो बच्चा पढ़ लेता था बिना फीस के। आज अगर आपका बच्चा किसी तरह मेहनत मशक्कत कर ले तो पहले तो एक बात समझ लेना, दिल्ली के अंदर तो हमारी सरकार ने अपने टोटल बजट का 25% खर्च करके सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर दिया कि बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी में आ रहे हैं। इस साल 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आ गए। लेकिन दिल्ली पूरे देश के अंदर तो इतना छोटा सा है, दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है, लेकिन पूरे देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। तो 2.5 करोड़ के लिए तो चलो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने व्यवस्था कर दी। बाकी के 132 करोड़ लोगों के बच्चों का भविष्य का क्या होगा? क्या यह सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो और कुछ ना कर पाए? कम से कम लोगों के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी तो सरकार उठा ले।
अगर कोई बीमार हो जाए तो कम से कम उसके इलाज के खर्चे का तो सरकार उठा ले। अगर किसी को कैंसर हो गया, डॉक्टर ने बताया 5 लाख रुपया लगेंगे, तो क्या देश के 98% लोग 5 लाख रुपया खर्च करके बच्चे के इलाज का खर्चा उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे ना। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? जो सरकारें अपने अंदर आने वाले जनता के बच्चों को पढ़ाई के खर्चे को ना उठा पाए, जो अपनी जनता के इलाज के खर्चे को जो सरकार ना उठा पाए, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। जब बच्चा 11वीं 12वीं में आता है, बच्चा सपना देखता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, कलेक्टर बनना है, लेकिन उसके लिए आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंपटीशन है। इंजीनियरिंग मेडिकल में तो पहले एंट्रेंस देना है, उस एंट्रेंस के लिए कोचिंग चाहिए। कोचिंग का खर्चा कई लाख रुपया है। तो दिल्ली के अंदर तो हमने, अरविंद केजरीवाल जी ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के 15,000 बच्चों को इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, क्लैट की कोचिंग, सिविल सर्विसेज की कोचिंग, बैंकिंग की, रेलवे की, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग का खर्चा जो लाखों रुपए आता है, वो दिल्ली में सरकार उठा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन बाकी देश के बच्चों का क्या होगा? जब उनको कोचिंग नहीं मिलेगी तो क्या वो बच्चे सफल होंगे? नहीं होंगे। अब मेरी चिंता इससे एक कदम आगे बढ़कर है कि अगर किसी तरह से गरीबों के बच्चे मेहनत मशक्कत करके और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जैसी योजना का लाभ उठाकर, और जहां दिल्ली से बाहर जहां कोचिंग नहीं है, वहां मां बाप कैसे कर्ज पानी करके 1.5-2 लाख रुपए और उनको कोचिंग करा भी दे, और बच्चा मेहनत करके इंजीनियरिंग मेडिकल में सेलेक्ट हो जाए, तो इंजीनियरिंग के अंदर एक साल में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपया खर्चा है सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो 2.5 लाख से 3 लाख का खर्चा उठाने की स्थिति में क्या हमारे लोग हैं? बच्चे ने मेहनत कर ली, बच्चा प्रतिभाशाली है, उसका एडमिशन ऑफर हो गया, अब माँ बाप को चाहिए उसको 2.5-3 लाख रुपए जमा करना है, 2 लाख फीस का जमा करना है, फिर उसके हॉस्टल का खाने खर्चे का, यानी उसको एक साल में 3 लाख तो उस बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, और पैसा है नहीं। बच्चे ने मेहनत कर ली, प्रतिभा है, सिलेक्शन हो गया, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए नहीं है, बैंक में गया, बैंक भी लोन नहीं देता। ऐसे बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाए तो क्या ऐसे सरकारों को डूब के नहीं मर जाना चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है ये? क्या प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है? इसके लिए लड़ना पड़ेगा, पूरे देश में लड़ना पड़ेगा। तो जानबूझ के साजिश के तहत यह व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि देश के सारे संसाधन कुछ चुनिंदा बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएं। भाई भारतीय रेलवे हर साल हजार वैकेंसियां निकाली करती थी, अब तो भारतीय रेलवे को भी धीरे धीरे टुकड़ों में प्राइवेटाइज कर दिया गया है, एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, LIC का भी IPO आने वाला है। यानी एक एक करके सारे सरकारी संस्थान बिक जाएंगे, तो फिर आम लोगों के जीवन में क्या कभी खुशहाली आएगी? इस तरह महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारे लोग क्या सम्मान पूर्वक तरीके से जी पाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप सब लोग एकजुट हो जाओ, एक रोटी कम खा लो, एक जोड़ी कपड़ा कम सिलवा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर। ये किसी के माथे पे नहीं दिख रहा कि तुमने सफाई का ही काम करना है। क्यों भाई? आपके बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, जज नहीं बन सकते, कलेक्टर नहीं बन सकते क्या? मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है सभी के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर पैदा करें। अगर नहीं कर सकते तो तुम्हारी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह है, फिर तुम इस काबिल नहीं हो कि देश को चलाओ। देश को चलाना है तो आपको अपने आप को इस लायक बनाओ कि कोई किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, सब लोगों के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के रास्ते बना दो। नहीं बना सकते तो कुर्सियों को छोड़ दो, रिजाइन कर दो। वैसे तो मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, मैं समाज के ऊपर ही बातचीत करता हूं, समाज के दुख दर्द पर बातचीत करता हूं,
लेकिन समय का अभाव है, प्रोग्राम ज्यादा है। मैं फिर से आपके बीच आऊंगा, आपसे बात करूंगा। आप लोग बच्चों को पढ़ाओ, कोई दिक्कत आए तो सीधा मेरे घर पे कोई भी चले आना बिना किसी अपॉइंटमेंट के। आपके बच्चों की पढ़ाई में जो बाधा बनेगी उस बाधा को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। सरकारी स्तर पे होगा तो सरकारी स्तर पे करूंगा, सरकारी स्तर से नहीं हुआ अपने खुद के व्यक्तिगत स्तर पर अपने दोस्तों के सहयोग से करूंगा, लेकिन अपने लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता जरूर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुद्दे बहुत ज्यादा हैं कि हमारे लोगों को ज्यादा ऐब पालने की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। हमारे लिए तो शराब ही काफी है, शराब से ही हमारी पुश्तें बर्बाद हुई हैं। कहते हैं बकरे की जवानी और हमारे दलितों की बागवानी एक पीढ़ी से ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि वो ऐसे ऐब पाल लेते हैं, अब पूरा सब बर्बाद हो जाते हैं। तो भाई तो अपने बच्चों को नशे से दूर रखो, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो। और ये जो जातियां है ना, ये जातियां कुदरत ने नहीं बनाई है। अमेरिका में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, रशिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं जाति नहीं है। जाति केवल भारत में है और जाति से उत्पीड़न है। जब तक जाति रहेगी तब तक जाति का तो उत्पीड़न रहेगा। इसलिए मैंने एक नारा दिया है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। अब हमें पूरे समाज को एकजुट करना पड़ेगा और समाज को इस लायक बनाना पड़ेगा, अपनी आवाज को इतना मजबूत कर दे कि सरकारें घुटने टेक कर आपकी बातों पर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें। ये हमें करना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रास्ता दिखाकर चले गए कि आपके लिए विकास का ये रास्ता है, जो उस रास्ते पे चल रहा है वो तरक्की कर रहा है, जो उस रास्ते पे नहीं चल रहा है वो आज भी पिछड़ा हुआ है। तो आपको देखना है, महापुरुषों ने रास्ता दिखा दिया तो भैया महापुरुषों का कहना मान लो, हमसे ज्यादा समझदार थे वो, थे नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि जी की कोई भी आप तस्वीर देखो, उनके हाथ में कलम है ना, हाथ में कलम है, तो तुम लोग भी अब हाथ में कलम उठा लो और अपनी तकदीर लिख डालो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय संविधान। जय संविधान। साथियों